नमस्कार। जितने भी प्यारे बच्चे देख रहे हैं उनका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। देखो, हमारा टॉपिक चल रहा था परिवहन। क्या चल रहा था? परिवहन। परिवहन के अंदर हमने स्थल परिवहन के अंदर सड़क परिवहन पढ़ लिया और रेल परिवहन चल रहा था। और रेल परिवहन के अंदर हमने विश्व के अंदर रेल परिवहन से संबंधित जो भी जानकारी थी वो पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे हम भारत में रेल परिवहन की व्यवस्था। क्या पढ़ेंगे आज? भारत में रेल परिवहन की व्यवस्था। आज का टॉपिक रहेगा भारत में रेल परिवहन की व्यवस्था। दोस्तों, टॉपिक थोड़ा टफ है लेकिन जय मैं सेट कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो, अगर बात की जाए भारत में रेलों की शुरुआत कब होती है। देखो, पहली बार अंग्रेजी सरकार ने भारत में रेल के विकास के लिए पहला प्रस्ताव पेश किया था। सन 1832 के अंदर। 1832 के अंदर पेश किया था और मद्रास के अंदर पेश किया था। वर्तमान में मद्रास चेन्नई को बोलते हैं और तमिलनाडु की राजधानी है। मद्रास के अंदर पेश किया था सर्वप्रथम रेल के विकास के लिए अंग्रेजी सरकार ने। फिर इसके बाद दूसरा प्रस्ताव 1837 में पेश किया, लेकिन इससे भी कोई सफलता नहीं मिली। फिर तीसरी बार क्या होता है, अंग्रेजी सरकार ने 1848 के अंदर एक कंपनी की स्थापना होती है। 1848 के अंदर एक कंपनी की स्थापना होती है, इसका नाम है ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे कंपनी की स्थापना होती है। 1848 में होती है ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे कंपनी की स्थापना होती है। ये कंपनी 1850 में, सन 1850 में 50 ईस्वी में रेल के विकास के लिए रेल लाइन बिछाने का कार्य शुरू करती है। रेल जाल बिछाने या रेल लाइन बिछाने का कार्य शुरू करती है। सबसे पहले एक अपना कार्य शुरू करती है मुंबई से ठाणे के बीच रेल लाइन बिछाने का कार्य शुरू करती है। इसी वर्ष 1850 में पूर्व में रानीगंज और हावड़ा के बीच भी रेल लाइन बिछाने का कार्य शुरू किया जाता है। अब देखो, रेल लाइन बिछाने का कार्य शुरू करती है कौन कंपनी करती है? सन 1848 में ग्रेट इंडियन पेनिनसुला कंपनी नामक कंपनी स्थापना होती है रेलवे की। और 1850 में यह कंपनी मुंबई से ठाणे के बीच और पूर्व में रानीगंज और हावड़ा के बीच में रेल लाइन बिछाने का कार्य शुरू करती है। फिर देखो, सन 1851 में 22 दिसंबर 1851 में इस लाइनों के ऊपर रेल का ट्रायल किया जाता है। लेकिन यह ट्रायल पूरी तरह सफल नहीं होता है। क्या होता है? पूरी तरह सफल नहीं होता। फिर आगे 51 के बाद 1853 में 16 अप्रैल 1853 में भारत की पहली रेलगाड़ी चलती है। कहां से कहां तक चलती है? भारत की पहली ट्रेन चलती है
पहली रेलगाड़ी चलती है। ये मुंबई के, वर्तमान में मुंबई बोलते हैं, पहले इसे बंबई बोलते थे। मुंबई के पोरी बंदर से ठाणे के बीच चलती है। ठाणे के बीच चलती है और सफल परीक्षण होता है। ऊंचाई कितनी दूरी तय करती है? अगर इसकी दूरी की बात की जाए तो ये लगभग 34 किलोमीटर दूरी तय करती है। अगर ट्रेन की बात की जाए, इस ट्रेन के अंदर भाप का इंजन लगा था। भाप का इंजन लगा हुआ था। 14 डिब्बे इस इंजन में खींचे थे। 14 डिब्बे लगे हुए थे। और ट्रेन का नाम की बात की जाए तो इस ट्रेन का नाम था ब्लैक ब्यूटी इस ट्रेन का नाम था। एक बार फिर से देखो दोस्तों, पहली बार ट्रेन के विकास के लिए अंग्रेजी सरकार ने पहला प्रस्ताव पेश किया था 1832 ईस्वी में, मद्रास के अंदर पेश करते हैं। दूसरी बार 1837 में करते हैं, लेकिन कोई सफलता हासिल नहीं होती है। फिर सन 1848 के अंदर ग्रेट इंडियन पेनिनसुला नामक कंपनी की स्थापना होती है। इसी कंपनी द्वारा 1850 ईस्वी में मुंबई से ठाणे के बीच और पूर्व में रानीगंज और हावड़ा के बीच रेल लाइन बिछाने का कार्य शुरू करते हैं। फिर 22 दिसंबर 1851 में इस पर ट्रायल किया जाता है, लेकिन सफल ट्रायल नहीं हो पाता है। फिर आगे देखो, 16 अप्रैल 1853 को भारत की पहली रेलगाड़ी चलती है और वो मुंबई के पोरबंदर से ठाणे के बीच चलती है। लगभग 34 किलोमीटर दूरी तय करती है। इस ट्रेन के अंदर इंजन लगा है, भाप का इंजन, और 14 डब्बे होते हैं और ट्रेन का नाम है ब्यूटी ब्लैक ट्रेन का नाम है। आगे देखो दोस्तों, आगे देखो, अगर बात करें भारत में पहली विद्युत ट्रेन कब चली? भारत में पहली विद्युत रेलगाड़ी कब चली या ट्रेन? तो ये चली 1929 ईस्वी में। कहां से कहां तक चली? वही मुंबई से पुणे के बीच चलती है। पुणे के बीच चली। अगर ट्रेन का नाम पूछे तो ट्रेन का नाम है डेक्कन कवीन। क्या नाम है? डेक्कन कवीन ट्रेन का नाम है। डेक्कन कवीन ट्रेन का नाम है। भारत के अंदर रेलवे बोर्ड की स्थापना होती है। रेलवे बोर्ड की स्थापना की बात की जाए तो 1905 ईस्वी में भारत में रेलवे बोर्ड की स्थापना की जाती है। ये तो थी बात 1947 से पहले की। अब देखो, जैसे ही भारत 1947 में आजाद होता है, उसके बाद रेल के अंदर क्या परिवर्तन किए जाते हैं, क्या भारत सरकार द्वारा निर्णय लिए जाते हैं, वो देखो। जब भारत आजाद हुआ उस समय रेल का विकास काफी नहीं हुआ था, नॉर्मल सा ये अंग्रेजों ने किया था। और अंग्रेज रेल का विकास क्यों किया? अपने हितों को साधने के लिए अंग्रेजों ने भारतीय रेल का विकास किया। और 1857 की क्रांति के बाद, 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने भारतीय प्रशासन पर अपनी पकड़ बनाई। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने भारतीय प्रशासन पर अपनी पकड़ बनाई थी। अब देखो, 47 में भारत आजाद हो जाता है। उस समय 1950 के अंदर भारतीय
भारतीय रेलों का राष्ट्रीयकरण किया जाता है, रेलों का राष्ट्रीयकरण किया जाता है, राष्ट्रीयकरण किया जाता है। उस समय 8 रेल मंडलों में 1950 में भारतीय रेलों का राष्ट्रीयकरण किया जाता है। उस समय भारत में 8 रेल मंडल विभाजित किए थे, मतलब 8 रेल मंडल बनाए गए थे। लेकिन एक अधिनियम पारित करते हैं 1966। उसके बाद इस 66 अधिनियम में एक रेल मंडल और जोड़ा गया था, तो कुल रेल मंडल 9 हो गए थे 1966 के अंदर। अब देखो, भारत एशिया महाद्वीप में, भारत एशिया के अंदर सबसे बड़ी रेल व्यवस्था वाला देश है, रेल व्यवस्था वाला देश है। भारत एशिया के अंदर सबसे बड़ी रेल व्यवस्था वाला देश है। और विश्व की बात करें, विश्व के अंदर भारत का तीसरा या चौथा स्थान आता है। फिर से, एशिया के अंदर भारत में सबसे बड़ी रेल व्यवस्था है। अगर विश्व की बात करें तो तीसरा या चौथा स्थान भारत का आता है। एक बार फिर से, विद्युत रेल पहली 1929 में मुंबई से पुणे भी चलती है, नाम है डेक्कन कवी। रेल बोर्ड की स्थापना 1905 में की जाती है। और अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति के बाद भारतीय प्रशासन पर क्या करते हैं, अपनी पकड़ बनाते हैं। 1950 में भारतीय रेलों का राष्ट्रीयकरण किया जाता है और उस समय 8 रेल मंडल बनाए जाते हैं। उसके बाद 1966 में एक अधिनियम आता है और वो अधिनियम के अंदर एक रेल मंडल और जोड़ा जाता है और कुल रेल मंडलों की संख्या कितनी हो जाती है, 9 हो जाती है। अब देखो आगे, आसान सा टॉपिक है, थोड़ा मानता हूं टफ है, लेकिन बार बार वीडियो को देखोगे तो याद आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात। अब देखो, सन 2015 के अनुसार, सन 2015 के अनुसार भारत के अंदर भारतीय रेलवे, भारत के अंदर अगर इंजनों की बात करें तो 10,822 रेलवे इंजन थे। कितने थे? 10,822 रेलवे इंजनों की संख्या थी। 10,822 रेलवे इंजनों की संख्या थी। भारत के अंदर 3 प्रकार के रेलवे इंजन पाए जाते हैं। पहला भाप कर देते हैं, भाप इंजन। दूसरा डीजल इंजन। और तीसरा होता है विद्युत इंजन। अगर भाप इंजन की बात करें तो लगभग 43 भाप इंजन पाए जाते हैं। अगर डीजल इंजन की बात करें तो 5, 7, 14 पाए जाते हैं, मतलब 5,714 पाए जाते हैं। और विद्युत इंजन की बात करें तो ये 5,000 लगभग 65 पाए जाते हैं, लगभग 65। 2015 के अनुसार रेलवे इंजनों की बात करें तो 10,822 हैं और इसमें 3 प्रकार के इंजन पाए जाते हैं, भाप इंजन, डीजल इंजन और विद्युत इंजन। भाप इंजन की बात करें तो 43 हैं और डीजल इंजन की बात करें तो 5,714 5,714 पाए जाते हैं। और विद्युत इंजन की बात करें तो 5,065 लगभग इंजन पाए जाते हैं। आगे देखो, अगर रेलवे स्टेशनों की बात करें, भारत में रेलवे स्टेशनों की बात करें तो ये लगभग 8,000 है, लगभग 8,000 रेलवे स्टेशन पाए जाते हैं भारत के अंदर। लगभग 8,000 रेलवे स्टेशन पाए जाते हैं भारत के अंदर। अगर गाड़ियों की बात करें, रेलगाड़ियों की, तो 2 लाख रेलगाड़ियों की बात करें, तो 2,29,400 लगभग रेलगाड़ियां कार्यरत है भारत के अंदर। एक बार फिर से देखो दोस्तों, सन 2015 के अनुसार भारत में 10,822 लगभग रेलवे इंजन कार्यरत थे।
उसके अंदर 3 प्रकार के इंजन पाए जाते हैं, भाप इंजन, डीजल इंजन और विद्युत इंजन। भाप इंजन की संख्या पूछे तो लगभग 43 है, डीजल की पूछे तो 5714 और विद्युत की पूछे तो 5065 है। भारतीय रेलवे में लगभग स्टेशनों की बात करें तो 8000 स्टेशन पाए जाते हैं और गाड़ियों की बात करें तो 2,29,400 ये 400 गाड़ियां पाई जाती है और भारत के अंदर कार्यरत है। अब देखो भारतीय रेलवे में लगभग 14 लाख, भारतीय रेलवे में लगभग 14 लाख लोग या श्रमिक लगे हुए हैं, जिसको क्या मिलती है, मतलब कार्य करते हैं। भारतीय रेलवे में लगभग 14 लाख लोग कार्य करते हैं, ये रिपोर्ट 2015 के अनुसार है दोस्तों। भारतीय रेलवे में लगभग 14 लाख लोग कार्य करते हैं। आगे देखो रेलवे की देख रेख करना, और ये जिम्मेदारी किसकी होती है, केंद्र सरकार। रेलवे की देख रेख करना ये जिम्मेदारी होती है केंद्र सरकार की और रेलवे बोर्ड की है, इसकी जिम्मेदारी होती है। फिर देखो आगे 1 अप्रैल 2003 में रेलवे बोर्ड ने सोचा भाई भारतीय रेल, क्योंकि भारतीय लोग मेहनती ज्यादा होते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, तो जनसंख्या बढ़ती, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 अप्रैल 2003 में लगभग 16 जोन कार्यरत थे, 16 जोन कार्यरत थे, जोन मतलब कार्य कर रहे थे। लेकिन जैसे जनसंख्या बढ़ती है उस हिसाब से तो जोनों की संख्या भी बढ़ानी पड़ेगी। तो 1 अप्रैल के बाद 2003 के बाद 17 जोन एवं 73 रेलवे मंडल स्थापित किए गए, रेलवे मंडल स्थापित किए गए या रेलवे मंडल में से बांटा गया। 17 जोन है। 1 अप्रैल 2003 तक तो लगभग 16 जोन कार्यरत थे, लेकिन 1 अप्रैल 2003 के बाद यात्रियों का भार को देखते हुए, जैसे मतलब यात्री बढ़ती है तो इसकी संख्या भी बढ़ानी पड़ती है। उसके बाद 17 जोन एवं 73 रेलवे मंडल कार्यरत थे। अब आगे देखो, अब बात करें कि भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है। भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी। दोस्तों यहां पर एक भारत का मैप बना लेता हूं नॉर्मल सा। ये भारत का मैप है, इंडिया, भारत। देखो बात करें भारत की सबसे लंबी दूरी करने वाली रेल कौन सी थी, तो ये रेल थी, यहां से चलती है, यहां पड़ता असम, क्या पड़ता है, असम। असम के डिब्रूगढ़ से भारत का अंतिम स्थान है कन्याकुमारी। अंतिम स्थान कौन सा भारत का, कन्याकुमारी। कहां से स्टार्ट होती है, भारत की सबसे लंबी दूरी करने वाली रेलगाड़ी असम से स्टार्ट होती है, असम के डिब्रूगढ़ से, और इधर भारत का अंतिम स्थान है कन्याकुमारी। सर कहां पड़ता है कन्याकुमारी, ये पड़ता है तमिलनाडु के अंदर, तमिलनाडु। ट्रेन का अगर नाम बात करें, रेलगाड़ी का नाम था विवेक एक्सप्रेस, विवेक एक्सप्रेस, ट्रेन का नाम है विवेक एक्सप्रेस। और जी कितनी लंबी दूरी तय करे, अगर इसकी लंबाई की बात करें तो ये लगभग 486
मतलब 4286 किलोमीटर की लंबी दूरी तय करती है भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी। स्टार्ट होती है असम के डिब्रूगढ़ से और इधर भारत का अंतिम स्थान है कन्याकुमारी, तमिलनाडु के अंदर पड़ता है। रेलगाड़ी का नाम पूछे तो विवेक एक्सप्रेस है और दूरी पूछे तो 4286 किलोमीटर दूरी तय करती है। इससे पहले दूरी तय करने वाली रेल का नाम था हिमसागर ट्रेन थी या रेलगाड़ी थी। वो कहां से कहां तक, वो जम्मू तवी, जम्मू कश्मीर से चलती थी, वो जम्मू तवी से, और ये कन्याकुमारी अंतिम स्थान है यहां तक आती थी। इससे पहले ट्रेन का नाम है जम्मू तवी। अगर इसकी ये लंबाई कितनी तय करती थी, 3729 किलोमीटर लंबी दूरी तय करती थी, लगभग 3729 किलोमीटर दूरी तय करती थी। एक बार फिर से देखो, भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी विवेक एक्सप्रेस असम के डिब्रूगढ़ से चलती है और कन्याकुमारी तक लंबाई की बात करें तो 4286 किलोमीटर है और तमिलनाडु, कन्याकुमारी तमिलनाडु के अंदर पड़ता है। इससे पहले करती थी हिमसागर रेलगाड़ी, ये चलती थी जम्मू तवी से कन्याकुमारी और इसकी लंबाई की बात करें तो 3729 किलोमीटर इसकी लंबाई थी। एक मिनट दोस्तों, पानी पी लेते हैं। अब देखो, भारत और पाक के बीच चलने वाली रेलगाड़ी, भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली ट्रेन का नाम है, पाकिस्तान की ओर से चलती है, इधर से जाती है, उसका नाम है समझौता एक्सप्रेस, और भारत से इधर जाती है, उसका नाम है गतिमान एक्सप्रेस। देखो फिर से देखो, ये समझौता एक्सप्रेस सबसे लंबी दूरी तय करने वाली विवेक एक्सप्रेस कौन सी है, विवेक एक्सप्रेस। और इससे पहले हिमसागर थी, वो जम्मू तवी से कन्याकुमारी तक, इसकी लंबाई 4286 किलोमीटर, इसकी 3729 किलोमीटर। पाकिस्तान से चलने वाली समझौता एक्सप्रेस और भारत से पाकिस्तान जाने वाली ट्रेन का नाम है थार एक्सप्रेस। ठीक है, अब आगे देखो दोस्तों, 14 अप्रैल 2008 को एक रेलगाड़ी चली थी या ट्रेन चली थी, मैत्री एक्सप्रेस। मैत्री मतलब मित्र, दो मित्र आगे चले, मैत्री एक्सप्रेस। नाम देखो कितना सुनो दिया, मैत्री एक्सप्रेस। ये कहां से कहां चलेगी, ये चलेगी भारत और बांग्लादेश के मध्य, भारत और बांग्लादेश की राजधानी है चित्रकूट और ढाका के बीच चलती है। चित्रकूट पड़ता है इधर भारत के अंदर और ढाका बांग्लादेश की राजधानी इसके मध्य। और इसकी शुरुआत होती है 14 अप्रैल 2008 को। ट्रेन का नाम है या रेलगाड़ी का नाम है मैत्री एक्सप्रेस और कहां से कहां चलती है, भारत और बांग्लादेश के बीच। इधर बांग्लादेश पड़ता है, ये भारत का इलाका, चित्रकूट से ढाका के बीच ये ट्रेन चलती है। शुरुआत होती है 14 अप्रैल 2008 को और ट्रेन का नाम है मैत्री एक्सप्रेस और ये भारत और बांग्लादेश के मध्य चलती है। अब देखो दोस्तों, भारत में सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन कौन सी है? भारत में सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन अगर आपसे पूछे तो इसका नाम है गतिमान एक्सप्रेस। भाई तेज चलती है तो गति करेगी, तो गतिमान एक्सप्रेस हो गया नाम, कोई दिक्कत वाली बात तो है ही नहीं। घंटों तक चला है तो ये चलती है दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन स्टेशन से आगरा के कैंट तक चलती है।
आगरा के कैंट स्टेशन तक। इसकी शुरुआत की बात करें तो ये चलती है 5 अप्रैल। अगर इसकी शुरुआत की बात की जाए तो ये चलती है 5 अप्रैल 2016 से शुरुआत की गई थी इसकी। 5 अप्रैल 2016 से शुरुआत की गई थी। देखो, भारत में सबसे तेज गति से दौड़ने वाले ट्रेन नाम है गतिमान एक्सप्रेस। कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, तेज दौड़ेगी तो गति करेगी। और कहां से कहां तक चलते? दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन स्टेशन से और आगरा के कैंट स्टेशन के बीच चलती है। शुरुआत कब होती है इसकी? 5 अप्रैल 2016 के बीच। ये देखो, यहाँ से दिल्ली है, ये यहाँ से, और यहाँ यूपी का आगरा क्षेत्र यहाँ पर पड़ता है, ठीक है। इसके बीच चलती है, शुरुआत होती है 5 अप्रैल 2016 के बीच। मुझे कितनी तेज दौड़ है, अगर इसकी दौड़ने की देखें तो ये 100 मिनट के अंदर 100 मिनट में 160 किलोमीटर दूरी तय करती है प्रति घंटा। न प्रति घंटा नहीं, 160 किलोमीटर दूरी करती है 100 मिनट के अंदर। 100 मिनट के अंदर ये ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस 160 किलोमीटर दूरी तय करती है। अगर इससे पहले की बात करें, इससे पहले से गतिमान से पहले तेज कौन दौड़ती थी? वो उस ट्रेन का नाम है शताब्दी एक्सप्रेस। शताब्दी एक्सप्रेस ये चलती थी दिल्ली भोपाल। एमपी की राजधानी है भोपाल, और इधर दिल्ली है। ये दिल्ली भोपाल चलती थी, दिल्ली भोपाल के बीच चलती थी। देखो, भारत की सबसे तेज गति से दौड़ने वाली ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस है। दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन स्टेशन से आगरा के कैंट तक चलती है, ठीक है। इसका सफल ट्रायल किया गया था पहले 5 अप्रैल 2016 से 100 मिनट में 160 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है। इससे पहले शताब्दी एक्सप्रेस तेज चलती थी, वो चलती थी दिल्ली भोपाल के अंदर चलती थी। अब आगे देखो दोस्तों, इसे मिटा देते हैं। अब देखो, हमने 16 अप्रैल 1953 में भारत की पहली रेलगाड़ी चला ली, ठीक है। अब देखते हैं आगे। ये पूर्वी क्षेत्र है, ये पश्चिमी है, ये उत्तर क्षेत्र है, और ये दक्षिण है। लेकिन यहाँ पर एक रेल लाइन बिछाई गई थी रानीगंज और हावड़ा के बीच। रानीगंज और हावड़ा के बीच रेल लाइन बिछाई गई थी। यहाँ पर रेल की शुरुआत होती है 1854 में। 1854 में यहाँ पर रेल लाइन की शुरुआत होती है। 1859 में यहाँ पर रेल चलती है यूपी के अंदर, कानपुर और इलाहाबाद के बीच चलती है। इलाहाबाद ये सरकत चलती है, ये चलती है 1859 में। फिर से देखो, पहली चल गई 16 अप्रैल 1953 को चल गई, कोई दिक्कत तो है नहीं, हम पहले पढ़ चुके हैं। लेकिन पूर्वी क्षेत्र और उत्तरी, जो उत्तर में आता है, यहाँ पर चलती है 1854 में रानीगंज और हावड़ा के बीच, और यहाँ कानपुर और इलाहाबाद के बीच चलती है 1859 के अंदर रेल चलती है, ठीक है दोस्तों। अब आगे देखो, भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन की बात करें, भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन की बात करें तो हावड़ा जंक्शन है। सर कहां पड़ता है? कोलकाता के अंदर पड़ता है। कोलकाता पश्चिम बंगाल के अंदर पड़ता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अंदर 23 प्लस तो है, इसके अंदर 23 प्लस तो है प्लेटफॉर्म, इसके अंदर 23 प्लस तो है प्लेटफॉर्म हावड़ा जंक्शन के अंदर, कोलकाता पश्चिम बंगाल में पड़ता है। लगभग 22 ट्रैक है, लगभग 22 ट्रैक है, और 2 टर्मिनल स्थापित है। तो क्या है?
टर्मिनल स्थापित है। भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन हावड़ा रेलवे जंक्शन है, कोलकाता पश्चिम बंगाल के अंदर पड़ता है। इसके अंदर 23 तो प्लेटफॉर्म है, 2 ट्रैक है और 2 टर्मिनल स्थापित है। अगर बात करें भारत का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म, भारत का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म ये पड़ता है गोरखपुर में। सर गोरखपुर कहां पड़ता है? ये पड़ता है यूपी के अंदर। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो लगभग 1.5 किलोमीटर ये लंबा है। फिर से देखो एक मिनट, भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन हावड़ा के अंदर पड़ता है, हावड़ा कोलकाता पश्चिम बंगाल के अंदर। इसके अंदर 23 प्लेटफॉर्म है, 22 ट्रैक हैं, 2 टर्मिनल स्थापित है। भारत का सबसे बड़ा अगर प्लेटफॉर्म की बात करें तो गोरखपुर के अंदर पड़ता है, यूपी के अंदर, और इसकी लंबाई की बात करें तो लगभग ये 1.5 किलोमीटर लंबा है। अगर बात करें भारत का सबसे छोटा प्लेटफॉर्म, भारत का सबसे छोटा प्लेटफॉर्म ये पड़ता है यहां पर उड़ीसा के अंदर। भारत का सबसे छोटा प्लेटफॉर्म पड़ता है उड़ीसा के अंदर। सर नाम क्या? नाम है आईबी। इसका नाम आईबी क्यों पड़ा? देखो आईबी, उड़ीसा के अंदर एक नदी बहती है, नदी किस नाम की? आईबी नाम की। तो ये प्लेटफॉर्म वहां पर स्थित है, उसके किनारे पर, इस कारण इसका नाम दे दिया आईबी। भारत का सबसे छोटा प्लेटफॉर्म है आईबी प्लेटफॉर्म और उड़ीसा के अंदर पड़ता है। अगर इसकी समुद्र तल से ऊंचाई देखें, समुद्र तल से ऊंचाई आईबी प्लेटफॉर्म की तो लगभग 270 मीटर इसकी ऊंचाई है समुद्र तल से। भारत का सबसे छोटा प्लेटफॉर्म है आईबी, उड़ीसा के अंदर पड़ता है। समुद्र तल से ऊंचाई की बात करें तो 270 मीटर ऊंचा है। अब देखो दोस्तों, 2-4 बातें और समझो। अगर विश्व में सबसे बड़ा रेलवे ब्रिज की बात करें, विश्व में सबसे बड़ा रेलवे ब्रिज की बात करें तो चीन के अंदर था, दूसरा पेरिस फ्रांस के अंदर था, तीसरा भारत के। अब देखिए, पहले विश्व का बड़ा सबसे बड़ा रेलवे ब्रिज चीन के अंदर था, फिर आता नाम पेरिस का। लेकिन वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा रेलवे ब्रिज भारत के अंदर है। सर भारत के अंदर कहां है? इधर है, जम्मू कश्मीर के अंदर। जम्मू कश्मीर के अंदर एक चेनाब नदी बहती है, चेनाब नदी बहती है, उसके ऊपर ये ब्रिज बनाया जा रहा है। अगर इस ब्रिज की लंबाई की बात करें तो 359 मीटर ऊंचा है। अगर फुट में बात करें तो 1177 फीट है। विश्व का सबसे बड़ा ब्रिज भारत के अंदर है। ऊंचाई की बात करें तो 359 मीटर ऊंचा है। फीट की बात करें तो 1177 फीट ऊंचा है। कहां बनाया जा रहा है? जम्मू कश्मीर के अंदर, चेनाब नदी के अंदर, जम्मू और कश्मीर को जोड़ने के लिए। इससे पहले कहां था? इससे पहले चीन में था, और इससे पहले इसके अंदर पेरिस फ्रांस के अंदर। आगे देखो, अगर इसकी आकृति की बात करें, भारत वाले ब्रिज की आकृति की बात करें तो धनुष आकार का बनाया जा रहा है। धनुष जैसा, धनुष की आकृति होती है ना, ऐसे इस प्रकार बनाया जा रहा है। स्टील का है, धातु स्टील की उपयोग की जा रही है। ठीक है दोस्तों, आज का टॉपिक था हमारा भारत में रेल व्यवस्था। अगर आपको दोस्तों हमारा चैनल, चैनल वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।